सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, आज हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, कंप्लीट जानकारी। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस टॉपिक को लेकर। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। और आज का टॉपिक है हमारा दैट्स कॉल्ड गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अंडर जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अंडर जीएसटी। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा कि टेली प्राइम पर इसका काम कैसे होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जीटीए क्या होता है, हमें ये डिस्कस करना है। एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करें गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, तो वो कोई व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर किस चीज से रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, और उसके बदले में वो आपको इशू कर दे कंसाइनमेंट नोट, तो उसे जीटीए कहा जाता है। तो दोस्तों, जीटीए ये होता है। अब देखते हैं जीटीए के अंदर ये जो कंसाइनमेंट नोट है इसका क्या मतलब है। तो चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों, कंसाइनमेंट नोट क्या होता है इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट इशू करता है, कौन? जीटीए। जीटीए आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। क्यों इशू करता है? क्योंकि वो गुड को रिसीव कर चुका है और वो उसे भिजवाने वाला है वन प्लेस टू अनदर। तो यहां देखिए, अगर वो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भिजवाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड, इस केस में उसे कंसाइनमेंट नोट देना पड़ेगा। तो ये होता है कंसाइनमेंट नोट। दोस्तों, अब कंसाइनमेंट नोट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं जब वो कंसाइनमेंट नोट एक ट्रांसपोर्टर देता है, तो वो क्या क्या चीजें दिखाता है। सबसे पहले वो कंसाइनर का नाम दिखाएगा, दूसरा वो कंसाइनी का नेम दिखाएगा, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है गुड कैरेज का वो दिखाएगा, डिटेल्स ऑफ द गुड्स दिखाएगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन दिखाएगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दिखाएगा, और पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, कंसाइनर है या कंसाइनी है या जीटीए है, वो दिखाएगा। तो ये कंसाइनमेंट नोट में सारी बातें लिखी हुई होंगी, यही होता है कंसाइनमेंट नोट। हमारे दिमाग में एक और सवाल उठता है जो है, इज जीटीए लायबल टू रजिस्टर? क्या जीटीए को जीएसटी में रजिस्टर होने की जरूरत है? तो इसके लिए जवाब ये है, जीएसटी में रजिस्टर कब होना पड़ेगा, इसके लिए कुछ केसेस बताए गए हैं। तो ध्यान से देखिए केसेस। सबसे पहले बात करें केस नंबर 1 की, तो यहां पर आपको बताया गया है कि अगर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड डीलर और एनी ऑफ द 7 मेंशन बिलो, हम आपको 7 एरियाज ऐसे बताएंगे जहां पर रजिस्टर्ड डीलर के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से रजिस्टर्ड डीलर हैं उनके बारे में वहां इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ट्रांसपोर्ट गुड ऑफ रजिस्टर्ड डीलर और एनी ऑफ द 7 मेंशन बिलो, अगर उनकी टर्नओवर 9 लाख तक है तो उस केस में जीएसटी पेड करने की जो लायबिलिटी होगी वो रजिस्टर्ड डीलर की होगी, और रिसिपिएंट या रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस अंडर आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लायबिलिटी उनकी होगी जीएसटी पे करने की। साथ ही अगर आप उसके साथ साथ गुड को ट्रांसपोर्ट करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर को भी, और उसकी टर्नओवर 3 लाख रुपए है, तो जीटीए लायबल होगा उस केस में जीएसटी पेड करने के लिए। लेकिन अगर आपकी टोटल टर्नओवर, दोनों केस को मिलाकर अगर आपकी टोटल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं गई, तो जीटीए को जीएसटी में रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। यानी जीटीए को जीएसटी में रजिस्टर्ड तभी होना पड़ेगा जब उसकी टर्नओवर 20 लाख से अबव होगी। तो देखिए केस नंबर 2 में बात करें तो सेम अगर देखें तो उसमें जो टर्नओवर है टोटल वो 22 लाख रुपए हो चुकी है। तो इस केस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो यहां पर जीटीए रजिस्टर करेगा और इट्स सप्लाइंग टू यूआरडी, मतलब यूआरडी को भी सप्लाई कर रहा है, तो यहां पर उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के केस में अगर टर्नओवर आपकी 25 लाख रुपए है तो उस केस में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रजिस्टर्ड डीलर या रिसिपिएंट की होगी आरसीएम के अंदर। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स जो यूआरडी को करना है वो इस केस में जीरो है तो क्या होगा, तो टोटल टर्नओवर आपका 25 लाख हो जाएगा और इसकी वजह से आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। फिर भी जीटीए को स्टिल नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि जीटीए को रजिस्टर होने के लिए दोनों तरह की सप्लाई करनी होगी, यानी वो यूआरडी सप्लाई भी कर रहा हो, साथ में वो इन रजिस्टर्ड डीलर को भी सप्लाई कर रहा हो, तभी और टोटल टर्नओवर मिलाकर अगर 20 लाख को क्रॉस करती है देन इन दैट केस ही विल लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। ओके दोस्तों, तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि विच बिजनेस आर लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज फॉर ए जीएसटी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों लगा मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जीटीए एज अ मीडिएटर काम करता है, सामान को पहुंचाने के लिए एज अ मीडिएटर वर्क करता है, तो उसकी लायबिलिटी कम होती है, जबकि लायबिलिटी जो भेज रहा है सामान और जो ले रहा है, रिसीव कर रहा है सामान, उन दोनों की लायबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? बेसिकली क्योंकि वो भेजने वाला है, एक कॉमर्स ऑपरेटर है, जीटीए ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी गुड्स खरीद नहीं रही, तो फाइनल यूजर ऑफ द गुड्स कौन है? जो आपका रिसिपिएंट है, या आपका सप्लायर कौन है? तो वो पर्सन जो बेच रहा है। तो यहां पर जीटीए सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए जीटीए पर रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाया दिया गया है एज पर द लॉ। तो आइए देखते हैं जीटीए के केस में कौन कौन से बिजनेस हैं जो रिवर्स चार्ज के अंदर लायबल होंगे। तो रिवर्स चार्ज के अंदर अगर ये सारे बिजनेसेस हैं, जैसे फैक्ट्री रजिस्टर्ड सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सातों अगर हैं तो इन केस में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बनेगी। किनके ऊपर? इन्हीं के ऊपर, जीटीए के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब दोस्तों एक छोटा सा सवाल और बनता है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, वो है कि इफ द सप्लायर ऑफ गुड पे द जीटीए, अगर जो गुड का सप्लायर है वो जीटीए को पे करता है, इसका मतलब सर्विस कौन ले रहा है? इसका मतलब सर्विस ले रहा है आपका सप्लायर। यानी कि कहने का मतलब एक सिंपल सा है, अगर आप मेरा सामने एग्जाम्पल देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसको पेमेंट कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है, और सर्विस का बेनिफिट कौन उठा रहा है? सप्लायर उठा रहा है। तो इस केस में लायबिलिटी किसकी होगी पे करने की? जीएसटी सप्लायर की, क्योंकि रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट लगता है। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए जो लायबिलिटी है, सिमिलरली बात करते हैं केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 में अगर जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पेमेंट कर रहा है उसका सर्विस ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पेमेंट करने वाला अगर रिसीवर है यानी कंसाइनी है, तो उस केस में लायबिलिटी बन जाएगी आरसीएम के अंदर रिसीवर की। तो रिसीवर की लायबिलिटी यहां पर बन जाएगी। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि लायबिलिटी किसकी बनेगी आरसीएम के अंदर, ये डिपेंड करता है कि जो जीटीए को पेमेंट कर रहा है वो कौन है। अगर सेंडर होगा तो इसकी आरसीएम के अंदर लायबिलिटी बनेगी, और अगर रिसीवर होगा तो इसकी आरसीएम के अंदर लायबिलिटी बनेगी। तो दोस्तों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग टैली प्राइम पर इसको करके देखते हैं और इसकी अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं टैली प्राइम के अंदर इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जीटीए का काम कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ क्रिएट कर रखा है, पहले आपको मैं वो दिखा देता हूं। तो ऑल्टर में चलते हैं, लेजर में चलते हैं, और कुछ लेजर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे जब मैं इसकी अकाउंटिंग करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, F11 प्रेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ जीएसटी की डिटेल, जहाँ पर मुझे क्या करना है, जीएसटी नंबर को येस करना है और वहाँ पर नॉर्मल तरीके से जीएसटी जो है मुझे यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर इसे नो करना है, यस नहीं करना,
क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो होती है वो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर होती है और आपको आरसीएम अप्लाई करना है 9 सबसेक्शन 3 के अंदर। तो यहाँ पर इसको यस नहीं करना है, ये बात ध्यान रखेगा। तो कंट्रोल ए कर देते हैं और उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लेजर्स रिक्वायर्ड होंगे जब हम यहाँ पर जीटीए की अकाउंटिंग करेंगे। तो जीटीए की अकाउंटिंग करते समय हम लोग को ये लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए सबसे पहला लेजर मैंने बनाया हुआ है अभिषेक और इंटरस्टेट यूआरडी के नाम से बनाया है। तो आप देख सकते हैं अभिषेक का लेजर सिंपल तरीके से बना हुआ है। इसमें मैंने इंटरस्टेट ले रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंटरस्टेट पार्टी है यानी ये हरियाणा की पार्टी है, आउटसाइड स्टेट पार्टी है। दूसरा लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर क्रिएट कर दिया है। साथ ही मैंने किशन को बनाया है लोकल यूआरडी। तो आप देख सकते हैं लोकल अनरजिस्टर्ड पार्टी है, हमारी दिल्ली की है और अनरजिस्टर्ड पार्टी है, ये मैंने क्रिएट कर दिया है। उसके अलावा मैं यहाँ पर नितिन की बात करूँ तो नितिन भी इंटरस्टेट पार्टी है लेकिन ये रजिस्टर्ड है और इसका आप देख सकते हैं जीएसटी नंबर साफ साफ दिया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ तो रवि लोकल आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है, इसका भी जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने मेंशन कर दिया है। और उसके अलावा आप देखें एक लेजर और क्रिएट किया है मैंने, दैट्स कॉल्ड फ्रेट। और फ्रेट मेरा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर रहेगा क्योंकि ये मेरे को एक तरह से इनकम होगी, बिकॉज जीटीए को जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो कौन सी है, फ्रेट ही एक ऐसी सर्विस है जो वो प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्टर को, या तो वो सप्लायर को प्रोवाइड करेगा या तो वो रिसिपिएंट को प्रोवाइड करेगा। और अब आरसीएम किस पे लगता है, इट्स डिपेंड कि वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर जो प्रोवाइड कर रहा है वो सप्लायर को कर रहा है तो आरसीएम के केस में सप्लायर लायबल हो जाएगा, और दूसरे केस की बात करें तो उस केस में रिसिपिएंट लायबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखने की वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को यस कर रखा है। दोस्तों अगर आप लोग का कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करिए और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को यस कर दीजिए। और अगर ये ऑप्शन भी आपका नहीं आ रहा है तो आपको F11 प्रेस करने के बाद सबसे पहले कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस कर देना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर भी यस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। साथ ही आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है और यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल पर यस करना है। जैसे ही आप इसे यस करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, इसको लेना है टैक्सेबल और आपको कहना है कि ये जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस पे आप रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करने वाले हैं और आपको लगाना है जीएसटी का रेट, दैट इज 5% और 2.5 सेंट्रल और स्टेट में हो जाएगा। तो इसको कर दीजिए एक्सेप्ट, और ये सर्विस है और एक तरह की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे लेजर्स हम लोग को रिक्वायर्ड होंगे जब हम लोग एंट्री को पास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब एंट्री की तरफ और हम लोग एंट्री पास करते हैं जीटीए के केस में। दोस्तों एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पर और अकाउंटिंग वाउचर पर हम करेंगे F8 और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है और आपको नेम ऑफ आइटम मोड को चेंज करना होगा क्योंकि आपको एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर करेंगे कंट्रोल H और कंट्रोल H करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड लेने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पर्टिकुलर मोड आपको दिखाई दे रहा है। अब पार्टी आपको कौन सी लेनी है, वो है आपकी रजिस्टर्ड डीलर लोकल में। तो हम लोगों ने पार्टी ले ली है रजिस्टर्ड डीलर लोकल में और उसको कर दिया कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो सर्विस लेनी है वो कौन सी है, वो फ्रेट है। मान लीजिए मैंने फ्रेट की एक सर्विस ले ली और यहाँ पर मैं अमाउंट प्रोवाइड कर देता हूँ 15,000 का और अब ये 15,000 रुपये की जो सर्विस है मैंने ले ली और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है। तो कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि फ्रेट जो है इस केस में कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे होगा। तो दोस्तों ये देखना है कि ये जो फ्रेट चार्जेस है आपका वो किस गाड़ी पर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ गाड़ियाँ क्रिएट कर रखी हैं पहले से, आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर, हमारे पास दो तरह की गाड़ी हैं, एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी। तो यहाँ पर मैंने दो गाड़ी क्रिएट कर रखी है। मान लीजिए कि ये फ्रेट चार्जेस मुझे इस गाड़ी के लिए मिला है तो मैं यहाँ पर बता दूंगा
कि 15,000 रुपये का जो फ्रेट चार्जेस है वो इस गाड़ी के लिए मुझे मिला है। तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट सेंटर में 2 चीज़ें बना ली थी और ये 15,000 रुपये इसके साथ एडजस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक काम करना है, अगर आप यहाँ पे CGST और SGST लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर GST लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी है और आपको ये पता है कि GTA के केस में लायबिलिटी किसकी होगी, लायबिलिटी होगी रवि की, GTA की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर RCM का केस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि इस पे RCM लग रहा है या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप प्रेस करिए Ctrl+I और Ctrl+I प्रेस करने के बाद आप जाइए यहाँ पर GST टैक्स एनालिसिस पर। जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे और आप यहाँ पर Alt F1 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स लग रहा है 2.5%, 2.5%, और यहाँ पे एक साफ साफ मैसेज दिया हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो सिंपल सा पॉइंट आप लोग को देखने को मिल गया है और अब इस एंट्री को आप कर सकते हैं एक्सेप्ट और आपकी फाइनल एंट्री कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अगली एंट्री पर चलते हैं हम लोग। अब हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं इंटरस्टेट पार्टी के साथ। इंटरस्टेट रजिस्टर्ड पार्टी हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको भी इसी तरीके से करेंगे और इस केस में भी हम लोग फ्रेट चार्जेस ले लेते हैं। सपोज करिए फ्रेट चार्जेस इस केस में हम लोग 10,000 लेते हैं और सेम इस केस में मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ वो हम लोग यहाँ पे दूसरी वाली गाड़ी ले लेते हैं। ये वाली गाड़ी मैंने ले ली है, इस गाड़ी के अगेंस्ट में मुझे फ्रेट चार्जेस रिसीव हुआ है और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर जैसे ही मैं IGST लगाऊंगा तो वो नहीं लगेगा। और अगर आप यहाँ पे Ctrl+H करके अगर आप यहाँ पे Ctrl+I करके आप यहाँ पे GST टैक्स एनालिसिस पे जाएं और आप यहाँ पे चेक करें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST लग रहा है और यहाँ पे साफ साफ मैसेज लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो दोस्तों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये आपको करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एंट्री करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार उनका इफेक्ट देख लेते हैं हमारी GSTR1 के अंदर, GSTR के अंदर रिपोर्ट के अंदर देख लेते हैं तो GST में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और यहाँ पर चलेंगे आप GST रिपोर्ट पर और यहाँ पर आप लोग चेक करें GSTR1 में तो आप देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस के अंदर ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पर Alt F1 करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिवर्स चार्ज सप्लाई के अंदर ये पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये दोनों एंट्री आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक है लोकल की और एक है इंटरस्टेट डीलर के साथ। तो दोस्तों ये एंट्री हमने की। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको एक एंट्री ऐसी करनी हो, दोस्तों अगर बैलेंस शीट में भी एक इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके ऊपर अभी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है। आपकी जो लायबिलिटी है तभी अराइज होगी जब आपका कोई पेमेंट ऐसा होगा, जैसा कि मैंने आप लोग को केस में बताया था कि आप देखें आपके ऊपर लायबिलिटी तभी होगी जब आप रजिस्टर्ड होंगे और आपकी लायबिलिटी इस केस में अराइज होगी जब आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए अनरजिस्टर्ड, मैंने आपको ये केस समझाया था कि जब आप अनरजिस्टर्ड को कहीं सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में GST पे करने की लायबिलिटी एक GTA की होती है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अब उस अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है किशन लोकल अनरजिस्टर्ड पार्टी, तो इसके साथ हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। और अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे फ्रेट की तो आप देखेंगे इस पर जो लायबिलिटी है वो किसकी बनेगी, वो आपकी GTA की ही बनेगी। क्योंकि ये पार्टी कौन सी है, मान लीजिए किसी गाड़ी के अगेंस्ट में हम लोग ये जो 17,000 का एक्सपेंस है इनकम है ये हम लोग ले रहे हैं। और अब हम इस पे अगर चेक करें तो आप Ctrl+I करें और Ctrl+I करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, Ctrl+I करने के बाद आप यहाँ पर जाएं GST टैक्स एनालिसिस पर और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी GST के अंदर देखिए रिवर्स चार्ज का पॉइंट नहीं आ रहा, क्योंकि ये लायबिलिटी रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं है, ये लायबिलिटी आपकी है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, इस केस में जो लायबिलिटी है वो आपकी ही रहेगी और रिवर्स चार्ज की अंदर लायबिलिटी सामने वाली पार्टी की हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पर CGST SGST लगा देता हूँ तो आप देखें आपकी लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपल तरीके से आपकी लायबिलिटी यहीं पर आप क्रिएट कर सकते हैं।
पहले क्या होता था कि हमको लायबिलिटी अलग से क्रिएट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी क्या है कि इसके अंदर मैं लायबिलिटी क्रिएट कर सकता हूं। तो देखिए मेरी लायबिलिटी उसी टाइम पर अराइज हो चुकी है जब मैंने सेल एंट्री की, हमको एक एडिशनल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है और ये नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन को फॉलो कर रहा है, जिस केस में लायबिलिटी जीटीए की है, सामने वाली पार्टी की लायबिलिटी नहीं है। तो इस एंट्री को हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी लायबिलिटी भी बन गई और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी हो गया। और अगर मान लीजिए हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो अनरजिस्टर्ड के साथ है और वो अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट है, तो इस केस में भी लायबिलिटी किसकी होगी? जीटीए की होगी। तो यहां पर देखें, अगर आपका फ्रेट का अमाउंट सपोज करिए यहां पर दे देते हैं 14,000 रुपये, और 14,000 रुपये देने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर जो गाड़ी है वो छोटी वाली ले लेता हूँ, तो उस केस में मैंने यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज किया, आप देख सकते हैं आ गया है और लायबिलिटी चार्ज हो चुकी है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड के केस में लायबिलिटी किसकी होती है? जीटीए की होती है, ना कि सामने वाली पार्टी पर आरसीएम लग जाता है। तो यहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा क्योंकि सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस एंट्री को भी। और अब आप एक बार रिपोर्ट चेक करें तो आपको बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी दिखाई दे रही है 1550 रुपए की, जो कि हमारी 2 एंट्री पर है। और एक बार हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाते हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर जाते हैं, तो आप देखें B2C स्मॉल के अंदर भी हमारी 2 लायबिलिटी दिखाई दे रही हैं और ये लायबिलिटी हमने क्रिएट भी करी हैं और हम पे अराइज भी हुई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन होती है जीटीए की। और दोस्तों एक केस और है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको किसी भी पार्टी से, मान लीजिए कि अगर रजिस्टर्ड पार्टी से ही अगर कोई जो चार्जेस है, जो फ्रेट का चार्जेस है वो 750 रुपये से नीचे या 750 रुपये हुआ, तो उस केस में लायबिलिटी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेट मैं लगाता हूं यहां पर 750 रुपये और अब एक बार मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। एंटर करने के बाद कंट्रोल आई और यहां पर जीएसटी टैक्स एनालिसिस अगर आप देखें तो यहां पर अभी रिवर्स चार्ज आ रहा है, लेकिन मुझे इसे क्या करना है? इसे एग्जाम करना है। तो उस केस में मुझे यहाँ पर एक एडिशनल थिंग चाहिए होगी। वो एडिशनल थिंग कैसे आएगी? F12 प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आप मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट डिटेल फॉर जीएसटी इसे येस कर देंगे और येस करने के बाद आप कंट्रोल ए करेंगे। जब आप फ्रेट अमाउंट डालेंगे उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी, तो उस स्क्रीन पर आपको लेना है सेल्स लेकिन एग्जेम्प्ट। तो ये एग्जेम्प्ट सेल्स के अंदर कवर होगा और इस पर रिवर्स चार्ज नहीं एप्लीकेबल होगा। तो चाहे ये किसी भी तरह की सर्विस हो, किसी भी तरह की इनकम आपने रिसीव करी हो फ्रेट से, अगर 750 रुपये से ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो उस केस में रिवर्स चार्ज या कोई भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनेगी, जीटीए पे भी नहीं बनेगी और आपके रिसिपिएंट पर भी या सप्लायर पर भी नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा, जिसमें हम लोगों ने कवर किया कि जो हमारा जीटीए है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमें सारे बेनिफिट देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।